हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के लेक्चर में भी हम लोग करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंट्रोडक्शन। और ये इंट्रोडक्शन जो है सेकंड पार्ट है वीडियो का। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं इंट्रोडक्शन का। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स कॉस्ट टू द कंपनी टू रेज द कैपिटल फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो होता है जो कि किसी कंपनी को रेज करते टाइम, जो फंड्स रेज करते डिफरेंट सोर्सेज से लाते हैं, उस टाइम उसे जो पे करना पड़ता है दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन उठता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जरूरी है क्या, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल झेलना? क्या बिना कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए हमारी बात नहीं बनेगी? वाई टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल? हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों डिटरमाइन करनी पड़ती है? जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारी कॉस्ट होती है कैपिटल पे वो हमारी कम से कम आनी चाहिए, है ना। अगर सपोज जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि एक हमारे पास प्रोजेक्ट है, देखो जैसे ए प्रोजेक्ट है और एक बी प्रोजेक्ट है। ए प्रोजेक्ट जो है उस पर हमें रिटर्न मिलता है 10% और जो बी प्रोजेक्ट है उस पर हमें रिटर्न मिलता है सपोज 35%। ठीक है, अब बताओ आप कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है? कौन सा प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है? आप सब लोग बी को कह रहे हो कि बी प्रोजेक्ट मैम बेनिफिशियल। लेकिन मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई है। मेरे को ये बताना था कि इन प्रोजेक्ट्स पे जो आप कैपिटल लगाओगे उसका कॉस्ट कितना आ रहा है। जब तक आपको ये बात नहीं पता आप कैसे बोल दोगे कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल है? अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो इसका कॉस्ट सपोज मान लो 5%, 10% या 2% इस तरीके से मिलता है, बस इतना कॉस्ट आता है। और अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो इसका जो कॉस्ट आता है वो सपोज 40% कॉस्ट आता है या 45% कॉस्ट आता है। तो फिर आप कैसे बताओ कैसे बेनिफिशियल है? बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है ये तो। समझ रहे हो? जब तक आप कोई बिजनेस, जो भी बिजनेस या फिर कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उसके लिए जो आप कैपिटल लगा रहे हो, अगर आपको ये नहीं पता कि उस पर कितना कॉस्ट आएगा तो आप उस प्रोजेक्ट को बेनिफिशियल है या नहीं एकदम से ऐसे नहीं कह सकते। केवल उसका रिटर्न देख के डिसीजन नहीं लिया जा सकता, हमें उसका कॉस्ट भी देखना। कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो हमें रिटर्न मिल रहा है उसको बैलेंस करते हुए हमें डिसीजन मेकिंग करनी है कि ये ये जो प्रोजेक्ट है हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, इसे एक्वायर करना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिटर्न विच अ कंपनी मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट सो एज। कह रहे वो मिनिमम रिटर्न है जो कंपनी को मस्ट कम से कम जरूर कमाना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मैंने कोई मशीनरी अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल की है और उस पर मैंने 50,000 रुपीज़ खर्च किए हैं और मैंने लोन लेके किया था और मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है 5,000 रुपये पर मंथ, सॉरी पर एनम। तो कम से कम मैं ये जो मशीन का जो ये इंटरेस्ट है, इतना तो लगभग इतना मशीन मुझे कमा कर देनी चाहिए कि मैं इंटरेस्ट तो रिकवर कर ही सकूँ उससे। समझ रहे हो? तो इतना तो रिटर्न मुझे मिलना ही चाहिए इस मशीन से। तो ऐसी सेम यहाँ पे लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिटर्न। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिटर्न विच, ये कम से कम रिटर्न है जो कैपिटल पे जो कॉस्ट लग रहा है, कम से कम उतना तो हमें मिलना ही चाहिए, उतना रिटर्न विच अ कंपनी मस्ट अर्न, इस कंपनी को जरूर कमाना चाहिए ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट पे, सो एज टू सेटिस्फाई इट्स वेरियस स्टेक होल्डर जैसे कि सच एज इक्विटी शेयर वाले होल्डर हो गए, प्रेफरेंस शेयर वाले होल्डर और डिबेंचर होल्डर। इनसे ही तो कंपनी जो है पैसे ले रखते हैं, यही सोर्सेज है उसके फंड्स के। तो इनको वो जरूर सेटिस्फाई कर सके, इतना तो उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आ रहा है उसका इतना तो उसे अर्न करना ही चाहिए। ठीक है गाइस, ये यहाँ पे लिखा हुआ था। अब सुनो, हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, रिटेन अर्निंग, ये हमारे सोर्सेज होते हैं, है ना। तो इन सोर्सेज पर जो हमें पे करना पड़ता है दैट इज नोन एज कॉस्ट कहलाता है, हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, क्योंकि हम इन्हीं सोर्सेज से अपना कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। हम एक ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हम उसे कह सकते हैं, जिसमें हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए और रिस्क भी हमारा कम हो। मतलब कॉस्ट और रिस्क को बैलेंसिंग करते हुए हम कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कि कितना कॉम्बिनेशन इन चीज का कितना परसेंटेज हम रखें कि हमारे कैपिटल का जो कॉस्ट है वो भी कम से कम हो और जो हमारा रिस्क है वो भी कम हो। ठीक है, अब सुनो, मैंने आपको बताया था कि जो डेटर्स होता है वो हमें सस्ते में मिलता है लेकिन वो रिस्क ज़्यादा होता है, रिस्की होता है। आपको समझाया था ना, एक्सपेक्टेशन क्योंकि इक्विटी वालों की हाई होती है इसलिए उसमें रिस्क देखो कम होता है लेकिन वो हमें महंगा मिलता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो जो इन सब पे कॉस्ट आता है वो अलग अलग कॉस्ट आता है, मतलब एसोसिएटेड कॉस्ट, हर एक का अपना अपना कॉस्ट है। जैसे कि डिबेंचर का इंटरेस्ट हो गया,
इक्विटी का प्रेफरेंस का डिविडेंड वगैरह हो गया, तो इन सब का अपना अपना कॉस्ट है, ठीक है। जैसे कॉस्ट ऑफ जो डिवेंचर का कॉस्ट है वो इंटरेस्ट वाला है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स आपको बताया था ना क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर में फर्क होता है। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या फर्क होता है, इक्विटी में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी समझाया था। तो प्रेफरेंस शेयर वालों का क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, इस तरीके से इनकी कॉस्ट होती है। और अगर इन सबकी कॉस्ट को मिला दिया जाए तो बनता है वेटेड कॉस्ट, मतलब वेटेड, ठीक है। तो वो क्या बनता है हमारा, वो हमारा कहलाता है वेटेड एवरेज, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए था अगर इन सबकी कॉस्ट को मिलाते हैं तो। बाकी यहाँ पे जो हर एक जो सोर्सेज है हमारा, हर एक के साथ कुछ ना कुछ हमारी कॉस्ट एसोसिएटेड होती है, ठीक है गाइस। तो ये था जो मैंने आपको समझाया। अब देखो, अब बुक में से पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। देखो बुक में लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ से पढ़ रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, कम से कम मिनिमम इतना रिटर्न तो होना ही चाहिए कि हम अपने कैपिटल को जो लेकर आए हैं उस पर जो पे करना पड़ रहा है उससे तो कम से कम रिटर्न के रूप में ले, मतलब हमें वो मिल जाए, इतना तो हम कमा पाए, ठीक है, इतना हम अर्न कर सके। द कैपिटल यूज्ड बाय अ फर्म मे बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर एंड रिटेन अर्निंग। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ दीज सोर्सेज। इन सभी की जो सोर्सेज है, अगर इनकी हम कैपिटल की कॉस्ट को देखें, पूरी अलग अलग ना देख के एकदम मिला के देखें, दैट इज नोन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ दीज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज्ड बाय द फर्म। The concept of cost of capital occupies a very important role in the financial management. जो ये हमारा cost of capital है, ये इतना important रोल प्ले करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कि पूरा एक तरीके से देखा जाए इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ऑक्यूपाई कर रखा है। कैसे, क्योंकि हमारा जो बिजनेस, सबसे पहले हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करने कैपिटल लेके आएंगे, उस कैपिटल को लाने के लिए हमारी कॉस्ट कम से कम आए, दैट इज फर्स्ट स्टेप। रिस्क भी हमारा ठीक हो, डेट इज सेकंड स्टेप, ऑप्टिमम लेवल पे हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर बेस्ड ऑन इट। यस डेफिनेटली, इफ अ फर्म इज नॉट एबल टू अचीव इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर विल फॉल। अगर कोई कंपनी जो कैपिटल लेकर आई है, अगर उसकी कॉस्ट को भी वो अचीव नहीं कर पा रही है, देन क्या होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर विल फॉल, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ डेफिनेशन देखो, एक डेफिनेशन भी है, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेशन अगर ये इस तरीके से लिखते हैं तो अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ बताती हूँ, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग और द कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, क्लियर है। वही बात यहाँ पे इसको इन्होंने एक टेक्निकल लैंग्वेज में बता दिया गया है, ठीक है। आगे देखो, एक डेफिनेशन और के जो है ये मैंने मार्क कर रखी है एमजे गॉर्डन की। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न अ कंपनी मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ द कंपनी। ये इजी सा है, आप चाहो तो इसे कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो गाइस, ये ना हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, मतलब इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, इस चैप्टर का पार्ट 2 है। तो इतना मैं इसमें डिटेल में और ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत हो जाती है। अगर आप चाहो तो इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ देखो, यहाँ पे हमें टॉपिक दे रखा है सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद भी हमें दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और उसके बाद लिखा है प्रॉब्लम इन डिटर्मिनेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सब आप पढ़ सकते हो, इतना कोई ऐसा नहीं है कि पूछ भी सकता है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, लेकिन ये इतना भी रिपीट नहीं हुआ एग्जाम में, आया भी नहीं है। ज़्यादातर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन आ जाती है ये, या फिर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या होता है, इस तरीके से आता है। अभी इतना ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे पता होना चाहिए, मुझे रीड करना है, तो मैं आपको शो कर रही हूँ पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, नहीं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, जैसे आपको लगे सूटेबल हो आप वैसे कर लो। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे हमें गिवन है, तो ये देखो, ठीक है। इसके बाद भी हमें कुछ गिवन है, देखो ये यहाँ पे इसके 3rd और 4th पॉइंट है, ये सब यहाँ पे हमें गिवन है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो मैं आपको PDF बना के भी दे दूंगी, आप मुझे वो बता सकते हो, कमेंट में आप मुझे कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो मैं दे ही दूंगी। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने भी आपको बताया था
कि जो हम भी सोर्सेज करके, देखो यहाँ क्या लिखा है, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, कंप्यूट कैसे करेंगे कॉस्ट को ऑफ स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के जो हम सोर्सेज होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ, जैसे डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, रिटेन अर्निंग है, इन पे जो कॉस्ट आते हैं उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर डेप्ट पे कॉस्ट आएगी तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, इस तरीके से बोलेंगे। दिस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सोर्सेज क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, अब देखो मैंने आपको बताया था जो डिबेंचर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। रिडीमेबल जो रिडीम हो जाता है, इरिडीमेबल जो कि परमानेंट रहता है और थोड़े टाइम बाद वो कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी में। इरिडीमेबल को परपेचुअल भी कहते हैं या नॉन रिडीमेबल भी कह सकते हो। तो इनमें भी मैंने आपको बताया था केसेस होते हैं, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, इस तरीके से होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी में रेज द डेप्ट इन अ नंबर ऑफ वेज, इट मे बोरो फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक, either in the form of public deposit or debentures यानी कि bonds for a specific period of the time at a specified rate of interest. A debenture or bond may be issued at a par, at a discount, or at a premium. The contractual rate of interest forms the basis of calculating the cost of any form of debt. Debt may either be irredeemable or redeemable after a certain period. Cost of both these types may be calculated as follows. डेप्ट कैसा भी हो सकता है और दोनों ही डेप्ट की कॉस्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं हम, जैसे हमें यहाँ नीचे बताया गया है। देखो पहले बता रहा है ए कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल, जो कि इरिडीमेबल रिडीम नहीं होते हैं। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल या परपेचुअल डेप्ट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जैसे कि डिबेंचर है, डिबेंचर भी दो तरीके का है, रिडीम और इरिडीम। अगर हम इरिडीम पढ़ रहे हैं तो इसमें भी दो केस आएंगे, बिफोर और आफ्टर। इसमें भी बिफोर और आफ्टर दो केस आएंगे, आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे इरिडीमेबल का डिबेंचर के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। इरिडीमेबल के बारे में पढ़ रहे हो, कौन सा पढ़ रहे हैं, बिफोर टैक्स, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला दे उसका दे रखा है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स इज के डी बी, के माने कॉस्ट, डी से डिबेंचर, बी से बिफोर, इज इक्वल टू आई अपॉन में एन पी इंटू में 100। अब यहाँ पे के डी बी क्या है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स, आई एनुअल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट बोल सकते हो, एनपी नेट प्रॉफिट इंटू में 100। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि हम इससे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है गाइस। वैसे मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगी अच्छे से समझा दूंगी फॉर्मूला क्या है। तो ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इनको अच्छे से समझ लेंगे फॉर्मूले को, उसके बाद शुरू करेंगे। एक इलस्ट्रेशन, एक तरीके के एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाना चाहूंगी जो कि आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर कर देगा कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन जो है हम अप्रोच करेंगे। तो एक एग्जांपल मैं लेती हूँ अपने पास से। ये देखो गाइज मैंने एक एग्जांपल लिया है अपनी तरफ से, कह रहा है एक्स लिमिटेड इश्यूज के क्वेश्चन जो किस तरीके से आते हैं ये दिखाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल लिया है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स लिमिटेड इश्यूज ने इशू करे हैं 15 लाख डिबेंचर्स 8% इंटरेस्ट पे। अब देखो इशू जो करे वो तीन तरीके के केस में करे, एट पार, एट अ डिस्काउंट, एट अ प्रीमियम। अगर वो डिस्काउंट पे करता है तो क्या आएगा, प्रीमियम पे करता है तो क्या आएगा, आपको ये भी बताना है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, देखो ये इरिडीमेबल डिबेंचर, सबसे पहले आपको पता चलेगा कि डिबेंचर का केस है। सोर्सेज ऑफ फंड क्या है, डिबेंचर है। डिबेंचर में कौन से वाला है, रिडीमेबल वाला है या इरिडीमेबल वाला है। तो भैया इरिडीमेबल वाला है क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि वो रिडीम करेगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी ऐसा लिखा ही नहीं है। दूसरी बात, इशू करे, ठीक है। अब इरिडीमेबल में यहाँ पे बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स है। देखो अगर आफ्टर टैक्स होता ना तो ये बोलता हमें टैक्स के बाद, यानी कि आफ्टर टैक्स तो है नहीं, तो कौन सा टैक्स है, बिफोर टैक्स है। मतलब कौन सा वाला केस है, बिफोर केस, बिफोर वाला है। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वही जो भी अब आपने बुक में देखा था, के डी बी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स आई। देखो आई आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, आई अपॉन में एन पी इंटू में 100। लेकिन ऐसा जो फॉर्मूला अगर आप कभी लिखते हो तो क्या होता है, आई की जो ये हमारा अपॉन का साइन है दोनों मिक्स हो जाता है तो पता नहीं चलता। इसे आई अपॉन में एन पी ऐसे लिखोगे ना तो पता नहीं चलता, बहुत बार दिक्कत हो जाती है। तो एग्जामिनर हो सकता है टी समझ ले इसे, ठीक है। तो ऐसे होता नहीं है, ऐसा मैं आपको बता रही हूँ, मुझे मतलब ऐसा लगता है। तो आप कोशिश करना आई दूसरे तरीके से बनाओ। वैसे ज़्यादातर मैं भी खुद ऐसी तरीके से बनाती हूँ, मेरा हाथ भी ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बस आपको लगा कि मैं आपको बता दूँ, एक छोटा सा पॉइंट है।
तो मैंने आपको बताया। तो आप आई ऐसे भी बना सकते हो, NP इंटू में 100, ये फॉर्मूला आप लिख लोगे। आई होता है हमारा इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट 8% है डिवेंचर्स पे, तो 8% इंटरेस्ट कितना होगा, 15 लाख का। इसे कैलकुलेट करेंगे, 15 लाख का निकालना है 8%। ठीक है, इतने डिवेंचर इशू किए तो उनको 8% ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1,20,000। ठीक है, ऐसी NP नेट प्रोसीड। अब नेट प्रोसीड जो होता है 15 लाख ही रहेगा, क्योंकि एट पार पे किया है आपने इशू कितने पे किया, पार पे किया है ना, तो 15 लाख ही रहेगा इंटू में 100। आप इसे सॉल्व कर देना तो इसका आंसर आ जाएगा, ये आएगा लगभग 8%। ठीक है, ये हो गया। अब सुनो, अब ऐसे डिस्काउंट पे, अब डिस्काउंट की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आप दोबारा लिखेंगे, आई अपॉन में NP इंटू में 100। उसके बाद आई क्या होगा, अब इंटरेस्ट सेम आपका वही 1,20,000 ही आएगा। उसके बाद NP क्या होगा, अब NP ये नहीं होगा नेट प्रोसीड जो 15 लाख था, अब कितना हो जाएगा, वो एट डिस्काउंट दे रखा है ना बी पार्ट में 7%, तो 7% निकालेंगे, उसके वजह से माइनस करेंगे, वो हमारा NP बनेगा। 7% डिस्काउंट पे है ना, तो निकालो, और ये आएगा 13,95,000 इंटू में 100। इसे करेंगे, इसको सॉल्व अगर आप करते हो तो कितना आएगा, 8.6%। सॉल्व करना तो आपको पता है, इनको डिवाइड करना, बाद में इंटू कर देना 100 से। ऐसी अब बारी है प्रीमियम की। प्रीमियम पे हमें कितना बोल रखा था, देखो इंटरेस्ट तो सेम ही आएगा, फॉर्मूला आपका यही रहेगा। ठीक है, NP कितना हो जाएगा, अगर आप प्रीमियम ऐड करोगे, प्रीमियम ऐड होता है तो ये बनेगा इतना, और इसको आप सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा 7.27। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। एक और जो मैं आपके आगे लेकर आई, मुझे पता है यहाँ पे वीडियो में बहुत शोर आ रहा है, आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन अगर आप वीडियो को हेडफोन लगा के ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब समझ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम से बहुत ज़्यादा शोर है, आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो गाइज आज के लेक्चर में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।